दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संसाधन क्या है और हमारे जीवन में संसाधन का किस प्रकार से उपयोग है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर संसाधन क्या है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपके जीवन में उपयोग आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन है। तो आप कहिएगा कि सर हम साइकिल चलाते हैं, क्या साइकिल संसाधन है? बिल्कुल, साइकिल क्या है? संसाधन है। मोटरसाइकिल क्या है? संसाधन है। ट्रक, बस, जीप, मारुति सारा क्या है? संसाधन है। ठीक है। ये बताइए कि जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधा से जो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधा भी क्या हुआ? एक प्रकार की संसाधन हुआ। ठीक है ना। वन क्या हुआ? एक प्रकार का संसाधन हुआ। ये बताइए कि जो चट्टान है, पर्वत पहाड़ है, पर्वत पहाड़ से जो पत्थर निकलता है, पत्थर का क्या हम लोग करते हैं? पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित कर देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा हम तोड़ देते हैं और उस टुकड़ा से हम लोग छत का ढलैया करते हैं। तो क्या हुआ? चट्टान क्या हुआ? एक प्रकार का संसाधन हुआ। ठीक है ना। चट्टान से छोटा छोटा पटिया काटा जाता है और घरों में क्या किया जाता है? छत बनाया जाता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है? संसाधन है। यानी आप अपने जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। ठीक है ना। ये बताइए कि आप मछली को खाते हैं या नहीं? बहुत सारे लोग मछली खाते हैं, तो मछली भी क्या हुआ? एक प्रकार का संसाधन हुआ। ठीक है ना। तो अब सिंपल से माइंड में एक ही चीज रखिएगा कि आप अपने जीवन में जितने भी चीज का उपयोग करते हैं, वे सारी चीजें क्या है? संसाधन है। तो संसाधन तो हम लोग समझ गए कि आखिर संसाधन क्या है। तो चलिए अब संसाधन का वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, संसाधन संसाधन का वर्गीकरण। देखिए, हम यहाँ पर आप लोग को दो एग्जाम्पल दिए। एक बोले कि आप लोग मछली खाते हैं, तो मछली से आप लोग अपना भूख को मिटाते हैं। तो मछली क्या हुआ? संसाधन हुआ, क्योंकि आप मछली का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक दूसरा एग्जाम्पल दिए कि जो पहाड़ों से पत्थर निकलता है, उस पत्थर को तोड़ करके आप छत में ढलैया कर देते हैं। तो पत्थर भी क्या हुआ? चट्टान भी क्या हुआ? संसाधन हुआ। लेकिन यहाँ पर डाउट एक हो रहा है कि सर मछली तो जीवित है और जो पत्थर है, चट्टान है, वे क्या है? मृत है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो जो संसाधन का वर्गीकरण है, यहाँ पर हम लोग का जो पहला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह का हो गया, एक जीवित, दूसरा मृत। ठीक है। आप बताइए, आप टेबल का यूज करते हैं, कुर्सी का यूज करते हैं, ये सब क्या है? जीवित नहीं है, मृत है। ठीक है। आप एक दूसरी तरफ जो भैंस से दूध दूधते हैं और उस दूध को पीते हैं, तो आप उस दूध का उपयोग किए, भैंस क्या है? जीवित है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के हम लोग दो वर्गों में बांट दिया, एक जैव, ठीक, और दूसरा क्या हो गया? अजैव। अब देखिए यहाँ पर अभी जो है, आप लोगों को कोई भी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं और इस नोट्स को आप लोग के पास प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम पर जा करके B2 इंस्पायर्स इंडिया सर्च कीजिएगा और वहाँ पर एक चैनल आएगा, उस चैनल पर सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा। जो डेली हम क्लास कराएंगे उस क्लास का PDF वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में बांट दिया, एक हो गया जैव, दूसरा हो गया अजैव। ठीक। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, जैव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिसमें सजीवों के सारे लक्षण मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया पशु। पशु क्या है? जैव संसाधन है, क्योंकि पशु दूध देता है और दूध से हम लोग उपयोग करते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जिसका मांस बिकता है, जैसे मुर्गा हो गया, मछली हो गया। ठीक। तो यहाँ पर दे देते हैं मछली, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या हो गया? जैव संसाधन हो गया। यानी ऐसे संसाधन जिसमें सजीवों का सारे लक्षण मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं।
अब अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसमें जीवों का लक्षण मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोयला। कोयला क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पेट्रोल, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। मान लीजिए कुर्सी, कुर्सी क्या है? संसाधन ही है। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन आप लोग समझे कि नहीं? एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो हम अपने जीवन में जितने ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सारे वस्तुएं क्या है? संसाधन है। चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ठीक है, कोई पशु हो, जो भी चीज़ हो जिसे हम लोग उपयोग करते हैं, क्या है? संसाधन है। आप लोग को क्या करना है कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को माइंड में जो है विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। सर बोल रहे हैं कि संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप लोग को सोचना होगा, ठीक है ना, किन किन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं। तो आपको माइंड में खुद आ जाएगा, सर हम तो कॉपी कलम के यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक, हम साइकिल यूज़ करते हैं, सर हम टेबल यूज़ करते हैं, कुर्सी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? संसाधन है। अब इसी में संसाधन के दो वर्गों में हम लोगों ने बांट दिया, एक सजीव हो गया, एक निर्जीव हो गया। सजीव को कहते हैं जैव और निर्जीव को कहते हैं अजैव। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो ये क्या हो गया? अजैव। और जो पशु, मछली, मुर्गा ये सब है, क्या हो गया? जैव संसाधन। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम लोग एक बार यूज़ करते हैं तो दोबारा उपयोग लायक नहीं रहता है। यानी हम लोग अब किस पर बांटेंगे? उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए, पहला क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। अब दूसरा हम लोग बांटेंगे उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है ना। देखिए, उपयोग के आधार पर संसाधन का हम लोगों ने दो वर्गों में बांट दिया। पहला नवीकरणीय, दूसरा हुआ अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे आप एक बार यूज कर दिए और वो खत्म हो गया तो आप उसे पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है तो मान लीजिए कि लाइट, जब सूर्य का प्रकाश आया तो सूर्य का प्रकाश आया तो सूर्य का जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा काम करने लगा। सौर ऊर्जा का हम लोगों ने उपयोग कर लिया, सूर्य का प्रकाश खत्म हुआ, सूर्य फिर सौर ऊर्जा काम करना बंद कर दिया। फिर सुबह क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश आया, फिर से सौर ऊर्जा काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सौर ऊर्जा मान लीजिए खराब हो गया या टूट फूट गया तो उसके बाद भी कंपनी उसे नया बना देगी। ठीक, तो वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः बनाया जा सकता है या पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिन्हें हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सर अनवीकरणीय संसाधन क्या है। देखिए, नवीकरणीय तो क्लियर हो गया कि जिन्हें हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद उन्हें दोबारा हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या फिर एक बार खत्म होने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उन्हें पुनः निर्माण करने में, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए जो कोयला है, ठीक है, क्या है? कोयला। कोयला को आप एक बार जला दीजिए, कोयला जलने के बाद आप उसे दोबारा उपयोग में ला सकते हैं? नहीं, वो तो खत्म हो गया। अब देखिए, जो कोयला है, कोयला के भंडार भी फिक्स है। कोयला के जो हमारे देश में, हम लोग के देश में जो कोयला का भंडार है वो भी फिक्स है। जब धीरे धीरे वो कोयला खत्म हो जाएगा तो हम लोग के पास कोयला का भंडार नहीं बच जाएगा। ठीक है। और जो नया कोयला है, नया कोयला बनने में बहुत लाखों वर्ष लग जाता है। और कोयला का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ गया
या ज्वालामुखी फूट गया और उसमें बहुत सारे लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधा इत्यादि सारे लोग, सारे चीज जत गया, उसमें जता गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया उसे जलने के लिए। तो उस स्थिति में कोयला का निर्माण होता है और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम और कोयला, तो कोयला तो हो गया, कोयला कौन सा संसाधन है जी? अनवीकरणीय संसाधन है। और इसमें एक और एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम को आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम का भी भंडार जो है सीमित है। ठीक है ना, पेट्रोलियम जब आप लोग एक बार यूज़ कर लीजिएगा तो उसे दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं और उसे दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। तो वैसा संसाधन जिन्हें हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या फिर एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग संसाधन के वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ पढ़ लिया। पहला पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, उसके बाद हम लोग उपयोग किस प्रकार से करते हैं, उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो देखिए, अब आप लोग समझिए कि आखिर स्वामित्व सर क्या होता है। देखिए, स्वामित्व मतलब होता है मालिक। इसे सिंपल भाषा में समझिए कि स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक। यानी मालिक जो संसाधन है, उस संसाधन पर किसका हक है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने संसाधन के 4 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से वर्ग हैं? देखिए, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हुआ सामूहिक संसाधन, तीसरा हुआ राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना, तो मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में हम लोग बांट दिया? 4 वर्गों में। तो आप समझते हैं कि आखिर व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामूहिक क्या है, राष्ट्रीय क्या है और अंतर्राष्ट्रीय क्या है। ठीक, देखिए, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आपका खेत है, तो आपके खेत पर किसका अधिकार है? आपका है। ठीक है, क्या दूसरा कोई उसे जाकर जोत सकता है बिना आपके परमिशन से? नहीं। अगर ऐसा करेगा तो काल ही लाठा-लाठी हो जाएगा। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में देते हैं, खेत हो गया, ठीक है, बगीचा भी होता है। बगीचा ही पर्सनल होता है कि मान लीजिए कि आपका 5 कट्ठा या 1 बीघा का खेत है, उसमें आप बगीचा रोप दिए, तो आपका बगीचा क्या है? पर्सनल है, व्यक्तिगत है, उस पर कोई दूसरा कोई अधिकार नहीं जमा सकता है। ठीक है, तो खेत हो गया, बगीचा हो गया, आप अपना तालाब भी खुलवा सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है ना, अब समझते हैं कि सामूहिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, तो मंदिर किसी खास समुदाय के लिए होता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी के लिए क्या होता है? मंदिर होता है। उसी प्रकार कोई मस्जिद है, तो मस्जिद क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मस्जिद है। मुस्लिम लोग उसमें जा करके नमाज पढ़ते हैं और हिंदू लोग जा करके मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो क्या हुआ? ये किसी खास समुदाय के लिए हो गया, तो इस सामुदायिक संसाधन इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग के नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब समझते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। वैसा संसाधन जिस पर हक सरकार का होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उस पर हक, देखिए, किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं होगा, किसी सामुदायिक आदमी का नहीं होगा, पूरे राष्ट्र का उस पर अधिकार होगा, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो ट्रेन हुआ, ट्रेन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। और देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए, ये हम लोग का दक्षिण भारत है और ये क्या है?
समुद्र का एरिया है, ठीक है। इधर क्या है, समुद्र का एरिया है। जो कोई भी देश होता है तो उस देश के सीमा से 200 किलोमीटर तक की जो एरिया है, उस देश की सीमा से 200 किलोमीटर तक की जो एरिया है, इस एरिया में क्या करता है, कोई भी देश अगर कोई भी संसाधन मिले तो उसके राष्ट्र के लिए हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये तो हो गया। और इसे 200 नॉटिकल मील होता है जी, 200 नॉटिकल मील होता है। 200 नॉटिकल मील, देखिए एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। 1.852 किलोमीटर होता है, यानी 1852 मीटर, ठीक है। 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में दूरी कितना होता है, 1852 मीटर होता है, यानी 1.852 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा, इसे कन्फर्म याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। देखिए समुद्र की जो दूरी है, समुद्र की दूरी को हम लोग नॉटिकल मील से नापते हैं, नॉटिकल मील से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या है, भारत है, और भारत के बाद क्या है, ये सब समुद्र है, और समुद्र है, तो जो हम लोग का सीमा है, सीमा से जो भी समुद्र का दूरी है, इसे हम लोग किससे नापेंगे, नॉटिकल मील। हम लोग का देखिए 200 किलोमीटर तक, मान लीजिए यहाँ तक क्या है, 200 किलोमीटर है, मान लीजिए कि कितना है, 200 किलोमीटर है, और इसके एरिया में कोई संसाधन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार मिल गया, तो किसके अंदर में आएगा, तो हमारे देश के अंडर में आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। आज जस्ट यहीं पर हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझ लेना है। 200 नॉटिकल मील तक क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। और मान लीजिए कि इस क्षेत्र में कोई संसाधन मिल गया और कोई दूसरा देश आकर के खोज लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेकर के कोई भी देश इस एरिया में आकर के कोई भी संसाधन खोज सकता है, और वो संसाधन क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। कोई भी देश आकर के खोज करके वो उस पर अपना अधिकार कर सकता है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसके अगले वीडियो में हम उसे कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।